ठीक है बच्चों, तो अब है गोल्जी कार्य यानी कि गोल्जी बॉडी। इसकी खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, यह जालिकानुमा नलिकाओं या पुटिकाओं से बना जटिल संगठन होता है जो छोटी गोल पुटिकाओं से घिरा हुआ होता है। यह यदि कोई पदार्थ कोशिका में से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल देती हैं। अर्थात कोशिका के अंदर जो भी एक्स्ट्रा रिलीज हो रहा है, कोई भी स्राव हो रहा है जिसे कि उस कोशिका से बाहर जाना है, तो पुटिकाओं के रूप में गोल्जिकाएं क्या करती है, पुटिकाओं के रूप में उसे पहले पैकेट बना करके उसको रख लेती हैं और उसे फिर कोशिका से बाहर निकालने में मदद करती है। इस प्रकार गोल्जिकाएं को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम जो जिस प्रकार से होता है, एक जगह से दूसरे जगह के ले जाने का या उसे हटाने का, तो ये काम ये करते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डी डुबे ने 1955 में की थी। ये एकल झिल्ली युक्त गोल छोटी थैलीनुमा संरचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। लाइसोसोम में लगभग 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न आते हैं कि लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर यहीं पे है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं और ये बाहर से अंदर आए हुए कई प्रकार के मतलब अवयवों को या फिर जो पदार्थ जिनका उपयोग नहीं है उसका वो भक्षण करते हैं और कोशिका को बचा के रखते हैं। और जब ऐसा होता है कि जब खुद की कोशिका या तो वृद्ध हो जाती है या डैमेज हो जाती है, किसी प्रकार से बाहर से चोट लगने से वो खराब हो जाती है, तो ये जो लाइसोसोम है इसकी थैली है जो फट जाती है, थैलीनुमा संरचना है और ये फट जाती है और इसके जो एंजाइम है पूरी कोशिका में विस्तृत रूप से फैल जाते हैं और अपनी ही कोशिका को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं, खा लेते हैं। तो अपने आप को मारने को हम क्या कहते हैं, आत्महत्या करना, आत्मघात, यानी कि इसलिए इसे कहा जाता है कि इसे आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइडियल बैग इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लवक, प्लास्टिड। यह पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। जब पादप कोशिका और जंतु कोशिका की पहचान की जाती है तो प्लास्टिड भी देखा जाता है कि प्लास्टिड मौजूद है या नहीं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक और क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हरित लवक यानी कि हरे रंग का, अवर्णी जिसमें कि कोई वर्ण ना हो और वर्णी लवक जिसमें कि वर्ण मौजूद हो, यानी कि रंग वाला जो रंग वाला भाग है पौधे का वो वहां पे मौजूद होंगे। तो हरित लवक इसका क्या लेना देना है पौधे से, आपको पता है, भली भांति हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ तक कि मतलब उसके बिना हम प्रकाश संश्लेषण की कल्पना नहीं कर सकते। तो हरित लवक की मौजूदगी ही प्रकाश संश्लेषण के लिए पादप को सक्षम बनाती है। अवर्णी लवक ऐसे भाग में पाए जाते हैं जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और वर्णी लवक जो रंगीन पार्ट है जैसे कि पुष्प वगैरह, तो उसमें यहाँ पे वर्णी लवक मौजूद हो, इसमें छिपे हुए हरित लवक भी मौजूद हो सकते हैं, परंतु मुख्य कार्य हरित लवक का प्रकाश संश्लेषण है और ये पत्तियों में ही मौजूद होती है। कुछ एक्सेप्शन केस में, अलग केस में हम देख सकते हैं कि तने में भी ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के लवक हो गए, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरे रंग के लवक, बिना रंग के लवक और रंग वाले लवक यानी कि रंगीन लवक। हरित लवक यही बताया गया है, इसमें हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होता है। ठीक है, अवर्णी लवक रंगहीन लवक है। ये पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं या बहुत अंदरूनी भाग है वहां पे वो मौजूद है। ठीक है, जड़ है, भूमिगत तने हैं,
आदि में ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है और ये संग्रह करने वाला लवक भी कहलाता है। वर्णी लवक, ये रंगीन लवक होते हैं जो प्राय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। उदाहरण टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, ये सब कुछ वर्ण के नाम हैं, ठीक है। लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में बीटाटीन, ठीक है। बीट रूट इसी से उसका नाम भी है। गाजर का नाम देखिए कैरोटीन, कैरेट नाम हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गाजर को। तो इसके पिगमेंट के आधार पे यानी कि वर्ण के आधार पे भी उनका नाम दिया गया है। रसधानी वैक्यूल्स, ये कोशिका का निर्जीव संरचना है, ठीक है। वो उसका वो जीवित नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है यह भी। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। जंतु कोशिका में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्राय बहुत बड़ी और केंद्र में रहती है, स्थित रहती है। इसे कोशिका का भंडार भी कहते हैं क्योंकि इसमें खनिज लवण, शर्कराएं, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न रंग तथा अपशिष्ट पदार्थ घुले हुए रहते हैं। अर्थात यह एक संग्रह है, भंडार है जहाँ पे कई पदार्थ मौजूद रहते हैं और पौधों में वह रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है और जंतु कोशिका में यह छोटी पाई जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था जब मैं संरचना बता रही थी। बच्चों, सबसे पहले जो प्लाज्मा झिल्ली हम लोग देख रहे थे उसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी आप लोगों की किताब में दी गई है, जिसमें कि जो किस प्रकार से कोशिकाएं या कोशिका की जो झिल्ली है कार्य करती है उसको थोड़ा सा हम लोगों को समझना है। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, नए शब्द हैं, इस पर ध्यान देंगे आप लोग। अल्प परासरण विलयन, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। समपरासारी विलयन यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन और अति परासरणदाबी विलयन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये सब क्या है? तो कहना यह है कि जब कोशिका जिस माध्यम में रहती है, यानी कि जब जल का माध्यम यानी कि सांद्रता आप लोग समझते हैं, तो सांद्र विलयन में अगर हम कोशिका को डुबा कर रखें तो इसकी झिल्ली उसी प्रकार से कार्य करती है। मैंने आवागमन के बारे में, झिल्ली के बारे में बताया था। तो आवागमन किस प्रकार से होता है कि अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर जल का आवागमन होता है, यानी कि जल के जो अणु हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो अल्प परासरण विलयन क्या है? तो ऐसा विलयन यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा कि जब हम उसमें रखेंगे वो बर्तन में, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई विलयन है जो कि अल्प परासरण विलयन है, यानी कि उसमें क्या होगा कि कोशिका के अंदर जो सांद्रता है वो कम होगी और उस विलयन में सांद्रता है वो अधिक होगी। तो अधिक से कम की ओर का मूवमेंट होगा तो जल कहाँ जाएगा? कोशिका के अंदर जाएगा। तो कोशिका क्या होगी? फूल जाएगी, है ना, स्वेलअप करेगी। और समपरासारी विलयन यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दोनों में सांद्रता जो है समान है, कोशिका के अंदर भी और बाहर भी। तो इसमें कोशिका के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और अगर तीसरा जो सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, तो जब उसमें हम लोग कोशिका डालेंगे तो कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है वो कोशिका के बाहर के विलयन से अधिक होगी, यानी कि तब जल का मूवमेंट कहाँ होगा? कोशिका के अंदर से बाहर की ओर। सांद्रता जिधर अधिक होगी उधर से वो जल का मूवमेंट बाहर की ओर यानी कि कम क्षेत्र की ओर, कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर हो रहा है। तो इसमें क्या है कि कोशिका के अंदर जब हम कोशिका ऐसे सॉल्यूशन में रख रहे हैं यानी कि कोशिका के अंदर की जो सांद्रता है वो अधिक है और बाहर के सॉल्यूशन में सांद्रता, मतलब बाहर के सॉल्यूशन में जो इस सांद्रता जो है वो कम है। तो मूवमेंट कहाँ हो रहा है जल का? कोशिका के अंदर से कोशिका से बाहर की ओर। तो कोशिका क्या होगी? सिकुड़ जाएगी, ठीक है, श्रिंक करेगी। ये तीन बातों को आप लोगों को ध्यान देना है। इस पे क्वेश्चन आते हैं। सांद्रता का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, है ना, और परासरण का मतलब होता है ऑस्मोसिस, विसरण यानी कि डिफ्यूजन। तो विसरण गैसों के संबंध में हम लोग उपयोग करते हैं और परासरण ऑस्मोसिस हम लोग जल के संबंध में उपयोग करते हैं, ठीक है। उनके अणुओं का जो मूवमेंट है, जो गति है, उसके आधार पे ये डिवाइड किया गया है और उसको आपको बताया गया है।